साथियों, आप सभी का विजय एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान या साधारण भाषा में कहें तो पॉलिटी की पुस्तक है जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 2। पार्ट 1 जो है क्लास 6 में पढ़ाया जाता है। तो इसमें कुल 9 चैप्टर हैं जिसके 3 चैप्टर अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग चौथा या कह सकते हैं अध्याय 4 की चर्चा यहाँ पर करेंगे, जिसका शीर्षक है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। या साधारण भाषा में कहें तो यहाँ पर हम लोग जेंडर इक्वलिटी या कहें जेंडर इनइक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट चलता है उसको समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है। यह उसकी अस्मिता मतलब उसकी एक तरह से पहचान होती है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है। ठीक है, यह समाज बताता है उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है कि किस प्रकार से लड़के लड़कियां बड़े होंगे, मतलब कि लड़के लड़कियों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हर जगह हर समाज में एक जैसा होता है। परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है? इस पाठ में हम या इस चैप्टर में हम लोग इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। और इस अध्याय में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्यों से कम महत्व दिया जाता है। इस चैप्टर में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती हैं, जिनको हम लोग विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक उदाहरण लेते हैं समोआ द्वीप का। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे 1920 के दशक में समोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना किस प्रकार से होता था। मतलब वहाँ के समाज में जो बच्चे हैं किस प्रकार से वो बड़े होते हैं, उनका बचपन किस प्रकार से बीतता है लड़के और लड़कियों के रूप में। तो सबसे पहले आप जानिएगा कि समोआ द्वीप है कहाँ पे। तो यह आपका एक फैक्ट है, फैक्ट के रूप में इसको आप याद रखिएगा कि समोआ द्वीप जो है ये प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का समूह का ही एक भाग है। तो यहाँ याद रखिएगा समोआ द्वीप कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। समोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में जो है बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना है इत्यादि। द्वीपों पर मतलब जो आइलैंड थे वहाँ पर मछली पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर मतलब टाइम पीरियड में ये सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे और उनकी यह देखभाल करने की जो जिम्मेदारी होती थी वो बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। जैसे बच्चे क्या होते हैं, जब 1 साल के लमसम पहुंचते हैं तो चलना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब 1 साल के बाद उनकी देखभाल की जो जिम्मेदारी होती थी, जो उनके बड़े भाई बहन होते थे जो लमसम 5 वर्ष के होते थे वो उनकी देखभाल करते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। लेकिन जब कोई लड़का जो है लगभग 9 वर्ष का हो जाता था तो वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थीं छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थीं। लेकिन एक बार जब वह 13-14 साल की हो जाती थी तो वह अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वह भी मछलियां पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डलिया बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम जो है वो अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहां लड़कों को ही मतलब जो लड़के होते थे लड़कों के अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। जैसा कि हमारे समाज में क्या होता है, रसोई के अंदर का काम जो है महिलाओं का होता है। अब जो दूसरा उदाहरण है वो हम लोग 1960 के दशक में मध्य प्रदेश का लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना किस प्रकार से रहा है। तो ये जो हम लोग आलेख
देखेंगे वो 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां क्या होती थी, अलग अलग स्कूलों में जाते थे। यहाँ पर लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल ही अलग ढंग से बनाए जाते थे। कैसे? लड़कियों के स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहाँ वह बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थीं। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे कि यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए, साइकिलिंग चलाने के कर्तव्यों को, जो कर्तव्य होते थे उनको आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली जो है सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थीं। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कहीं उन्हें कोई छेड़ ना दे या उन पर हमला ना कर दे। ये जो ऊपर के जो दो उदाहरण हमने लिया है, एक समोआ द्वीप का और एक जो एमपी का, तो इनको पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्रायः सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि लड़के और लड़कियों को खेलने के लिए भिन्न भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़िया दी जाती हैं। गुड़िया दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती हैं? खिलौने क्यों? क्योंकि खिलौने बच्चों के बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से बात करनी चाहिए। ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव जो है हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। अब यहाँ पर हम लोग एक कहानी देखेंगे कि किस प्रकार से जो महिलाओं के जो घरेलू काम होते हैं, घर के अंदर जो महिलाएं काम करती हैं, उनके कामों को बहुत कम तवज्जो दी जाती है। तो इस कहानी का टाइटल है कि मेरी माँ काम नहीं करती है। यहाँ पर एक बच्ची है जो कि अपनी माँ को बताती है कि माँ, हम सभी बच्चे जो हैं स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं और रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है। तो यह अपने माँ से पूछती है कि क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ वहाँ भ्रमण पर चल सकती हैं। तो इससे पता चलता है कि ये जो बच्ची है, इसकी जो माँ है वो एक कामकाजी महिला है। और इसके बाद फिर बताती है यह लड़की अपनी माँ से, वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती हैं क्योंकि वो कोई काम नहीं करती हैं। मतलब वो एक हाउसवाइफ है, तो उनको यह कहती है कि वह कोई काम नहीं करती हैं। इस लड़की की बात जब इनकी माँ सुनती हैं तो इनकी माँ कहती हैं कि सोनाली, मतलब इस लड़की का नाम जो है सोनाली है, कि सोनाली तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जो जसप्रीत आंटी है, मतलब हरमीत जो इसका जो क्लासमेट है, उसकी जो माँ जसप्रीत है, जसप्रीत आंटी रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और घर भर के सारे काम करती हैं। तो ये जो सोनाली इनकी बेटी है कहती है हाँ, पर वह कोई काम तो नहीं है ना, ये तो बस घर के काम है। मतलब इसकी ये बच्ची के नज़र में भी है कि वो केवल घर के काम है, वो बहुत कम महत्व के हैं, उसे काम नहीं माना जा सकता है। तो इनकी जो माँ रहती हैं, इनकी माँ तो कहती है, ओह क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वह खुद को लेकर के क्या सोचती हैं। तो ये माँ बेटी जो है हरमीत, या कह सकते हैं जो जसप्रीत आंटी थे, उनके घर पहुँचते हैं और सोनाली की माँ जो है हरमीत के पिता हर्षण से कहती है कि हर्षण, सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। तो इस पर जो हरमीत रहता है वो कहता है, पर आंटी क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मतलब जो सोनाली कह रही है, मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती हैं। जो हर्षण, मतलब जो घर का मुखिया रहता है,
वो भी कहता है कि हाँ हाँ, मतलब यह तो सही है कि कोई काम नहीं करती है। तो जो सोनाली की माँ रहती है वो जसप्रीत से, हरमीत की माँ से कहती है, तो जसप्रीत यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती हो और एक बार जरा इन्हें ही सब कुछ खुद करने दो। तो इस पर जो जसप्रीत रहती है महिला, वो कहती है क्या बात है, ठीक मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ, मतलब कल के दिन मैं कोई काम नहीं करती हूँ, इन लोगों को काम करने देती हूँ। इस पे जो हरमीत रहता है, उसकी जो बहन रहती है, वो दोनों खुश होते हैं कि कितना मज़ा है, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। तो अब अगले दिन देखते हैं कि क्या होता है। अगली सुबह 7:30 बजे जो हर्षण रहते हैं वो कहते हैं कि हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए। इस पे जसप्रीत कहती है मैं क्या जानूँ, याद है ना मैं तो हड़ताल पर हूँ, आज तो मंगला, मतलब जो इनके घर काम करने वाली नौकरानी रहती है उसका नाम मंगला है, कहती है आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है। हर्षण कहते हैं ओहो, यह तो स्कूल बस थी, मतलब उसी समय स्कूल बस की घंटी बजती है। तो इनको लगता है कि स्कूल बस है, अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना पड़ेगा क्योंकि बस जो है निकल जाती है। अब ये अपने लड़के से कहते हैं जल्दी करो जल्दी, और हरमीत को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करे। अब जल्दी से तैयार होकर ये निकलते हैं, परंतु इन्होंने लंच बॉक्स नहीं तैयार किया था। जो हर जसप्रीत रहती है वो कहती है कि लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा। इस पे हर्षण कहता है कि अरे यह भी, उसके बारे में भूल जाओ, और बच्चों से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। इस पे जो बच्चे रहते हैं वो कहते हैं कि माँ ने इसके लिए पहले से ही पैसे दे दिए हैं। फिर दिन भर ऐसे बीतता है, शाम होती है, घंटी बजती है, हर्षण जो है घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। फिर तुरंत ही उन्हें याद आता है कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम हड़ताल पर हो, तो फिर कहते हैं मैं खुद ही कुछ बनाता हूँ। फिर जब ये घर के अंदर दाखिल होते हैं, घर देखते हैं, तो कहते हैं कि पूरा घर तो देखो कि जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा हो। इस पर जसप्रीत कहती हैं कि तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने घर को जैसी हालत में छोड़ा था वह वैसी हालत में दिन भर रहेगा। तो हर्षण जो है वो कहते हैं कि हरमीत, कमबख्त चाय की पत्तियाँ कहाँ रखी, मतलब इन्हें किचन में चाय की पत्तियाँ भी नहीं मिलती हैं। इस पर जसप्रीत जो है खुद ही सोचती हैं क्या अभी भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ, और यदि अभी अभी तो मैं उन्हें यह याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं। तो ये जो पूरा एक कहानी थी, इसमें यह दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो हाउस वाइफ होती है, जो घरेलू महिला होती हैं, जो घर के काम करती हैं, उनके काम को ये माना जाता है कि वो कुछ नहीं करती हैं। तो अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा भारतीय समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में असमानता कैसे है। तो सबसे पहले घरेलू काम का मूल्य देख लेते हैं, मतलब उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर की कहानी में देखा कि हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत, मतलब हरमीत की जो माँ है, जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। फिर भी जैसा हमने देखा कि घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है। मान लिया जाता है कि वह तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि घर पर कार्य करने वालों का जीवन कैसा होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कहानी में कि उपयुक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफ़ी सारा काम जो है मंगला, उनकी जो नौकरानी रहती है, वो करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांशता स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर के देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री जिनका नाम मेलानी है, उनके अनुभव को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उनका अनुभव जो है ये विभिन्न प्रकार के घरों में कार्य करने का कैसा रहा है। तो ये अपनी कहानी बताती हैं कि मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी।
जो 3 मंजिले भवन में रहता था। जो घर की मालकिन अर्थात मेम साहब थी, वो अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता था। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 सूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी तो दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी की मांग करती थी और मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें 1 रोटी दे देती थी और खुद भी 1 रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता था और अपमानित भी महसूस करती थी कि क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? यह एक घरेलू काम करने वाली, जो कह सकते हैं सहकर्मी रही, मतलब कर्मी रही या नौकरानी कह लें, उनकी एक व्यथा रही है। उन्होंने अपनी कहानी बताई। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी, मतलब खाना पकाने की जो लकड़ी इस्तेमाल होती है, उसके भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है या बैठे रहना पड़ता है। और स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आम तौर पर सोचते हैं कि भारी और थकाने वाला शारीरिक काम जो है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है या पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते, वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां जो है पुरुषों से अधिक काम करती हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए हम लोग एक आंकड़ा देखेंगे जो भारत के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा CSO द्वारा दिए गए कुछ आंकड़े, जो कि 1998-99 का है। इसको हम लोग उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 राज्यों का उदाहरण लिया गया, हरियाणा और तमिलनाडु का। तो यहाँ पर स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे, मतलब ऐसी महिलाएं जो कामकाजी हैं, तो उनका है कि हरियाणा में 23 घंटे, सप्ताह में 23 घंटे काम करती हैं। तमिलनाडु में 19 घंटे काम करती हैं। वहीं जो स्त्रियां अवैतनिक हैं, मतलब घरेलू काम करती हैं, घरेलू मतलब महिलाएं, उनके काम के घंटों को यदि देखा जाए तो वो प्रति सप्ताह जो है वो 30 से एवरेज जो आता है, मतलब प्रति सप्ताह वो 30 से 35 घंटे काम करती हैं। वहीं यदि पुरुषों को देखें तो पुरुषों के वेतन सहित कार्य के घंटे देखें प्रति सप्ताह तो 38 हरियाणा में है और तमिलनाडु में 40 है। और वहीं ऐसे पुरुष जो अवैतनिक, मतलब घरेलू काम जो करते हैं, ऐसे पुरुष कितना घंटे काम करते हैं घरेलू काम, तो पुरुष जो है हरियाणा में 2 घंटे प्रति सप्ताह और तमिलनाडु में 4 घंटे। तो यहाँ पर इन आंकड़ों से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कामों में अंतर है। अब बात करते हैं महिलाओं का काम और समानता की बात। जैसा कि हमने देखा कि महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसके समाधान के जो कार्य किए जाने हैं वह केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं, वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए, मतलब सरकार के स्तर पर। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी और यदि करेंगे तो किस प्रकार का काम या कार्यक्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां मतलब इंग्लिश में जो क्रैच होते हैं या क्रैश होते हैं, जहां बच्चों को मतलब रखा जाता है, छोटे बच्चों को पालन पोषण के लिए, तो आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां खोले। शासन ने एक कानून बनाया जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है, तो यह चीज़ याद रखिएगा, 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी या क्रैश की सुविधा देनी होगी।
बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं घर के से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने ये चैप्टर को पूरा देखा और समझने का प्रयास किया कि हमारे समाज और विभिन्न समाजों में लड़के लड़कियों का जो पालन पोषण होता है किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से उनके कामों को लेकर एक असमानता विद्यमान है। अब यहाँ पर हम लोग एक फैक्ट और याद रखिएगा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17, उसमें से जो गोल नंबर 5वां है आपका, गोल नंबर 5, ये किससे संबंधित, लैंगिक समानता था, जेंडर इक्वलिटी से संबंधित है। ठीक है, तो कई बार पूछ लेता है, तो याद रखिएगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 है वो जेंडर इक्वलिटी से संबंधित है। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ शब्द हैं उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे अस्मिता या पहचान। अस्मिता का मतलब होता है पहचान। यह एक प्रकार से स्वयं के होने यानी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव होता है। एक व्यक्ति की कई अस्मिता हो सकती है, मतलब कई पहचान हो सकती है। जैसे एक ही व्यक्ति, कोई एक लड़की की पहचान हो सकती है, कोई लड़की है तो उसकी लड़की के रूप में पहचान है, जिस परिवार में है पुत्री के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, या अगर कोई प्रोफेशन है जैसे संगीतकार है तो संगीतकार की तरह उसकी अस्मिता हो सकती है। दोहरा बोझ, शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है 2 गुना वजन। सामान्यतः इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थितियों को समझने के लिए प्रयोग किया गया है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्यभार संभालती हैं। मतलब जो महिलाएं घर के बाहर भी काम करती हैं उनके ऊपर क्या होता है, दोहरा भार होता है। वो बाहर का भी कार्य करती हैं और जब घर आती हैं उन्हें घर के भी कार्य करने पड़ते हैं। देखभाल के अंतर्गत अनेक काम आते हैं, जैसे संभालना, ख्याल रखना, पोषण करना आदि। शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त इसमें गहन भावनात्मक पहलू भी सम्मिलित होता है। अवमूल्यित का मतलब क्या होता है? अवमूल्यित का मतलब है कि जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता जितनी वो चाह रहा था, तब वह स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है। इसको उदाहरण से समझें कि अगर कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर बहुत खोज कर एक उपहार बनाता है और उसका मित्र उसे देखकर कुछ भी ना कहे, तो ऐसे में पहला लड़का जो है वो अवमूल्यित महसूस करता है। यही अवमूल्यित का मतलब है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारा चौथा चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।